नमस्कार। आरपीसी क्रैकर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम पॉलिटिकल साइंस के टॉपिक राष्ट्रपति, जो पार्ट 1 तो हो चुका है और पार्ट 2 है जिसमें कुछ चीज़ें बाकी थी, उपराष्ट्रपति और महान्यायवादी के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट नोट्स हैं। राष्ट्रपति की जो वीटो शक्तियां हैं उनके बारे में बात करते हैं। आत्यंतिक वीटो, जब किसी विधेयक पर राष्ट्रपति अनुमति नहीं देता है और विधेयक का अस्तित्व समाप्त हो जाता है तो उसे आत्यंतिक वीटो कहते हैं। ये मंत्रिमंडल की इच्छा अनुसार ही होता है। आत्यंतिक वीटो का सर्वप्रथम प्रयोग भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा पेप्सो विनियोग विधेयक मामले में किया गया था। दूसरा होता है वह निलंबनकारी वीटो। इसका अर्थ यह है कि जब किसी विधेयक को राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए संसद को वापस कर सकता है और संसद द्वारा पुनः पारित होने पर राष्ट्रपति इस विधेयक पर अनुमति देने के लिए बाध्यकारी होता है, ये निलंबनकारी वीटो है। इसका प्रयोग सबसे पहले 1991 में राष्ट्रपति वेंकट रमन ने किया था, जो वेतन भत्ते तथा पेंशन विधेयक के संबंध में था। दूसरी बार इसका प्रयोग 1997 में डॉक्टर KR नारायणन ने यूपी व बिहार में राष्ट्रपति शासन लगाने संबंधी प्रस्ताव के बारे में किया था और 2006 में डॉक्टर अब्दुल कलाम ने सांसद अयोग्यता निवारण संशोधन विधेयक के संबंध में किया था। अब हम बात करते हैं JB वीटो। इसमें राष्ट्रपति किसी भी विधेयक पर अनुमति देने या न देने के संबंध में समय सीमा का प्रतिबंध नहीं होता है। इसका सर्वप्रथम प्रयोग राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह ने 1986 में भारतीय डाक विधेयक के संबंध में किया था। अब हम बात करते हैं राष्ट्रपति को कुछ आपातकालीन शक्तियां भी दी गई हैं, जिसमें राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 में है। ये युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के कारण आपातकाल लागू होता है। ये भी मंत्रिमंडल की लिखित सहमति इसमें आवश्यक होती है। आपातकाल घोषणा के 1 माह के भीतर ही, यानी 1 माह के अंदर ही संसद द्वारा इसमें अनुमोदन आवश्यक है और अगर आपातकाल 6 माह से अधिक समय तक लागू रखना है तो उसके लिए पुनः अनुमोदन करना आवश्यक होता है। भारत में अब तक 3 बार आपातकाल लागू है, जिसमें 1962 में भारत चीन युद्ध, 1971 में भारत पाक युद्ध और 1975 में आंतरिक अशांति के आधार पर लगाया गया था, जिसमें हम 1962 के टाइम भारत चीन युद्ध हुआ था तो राष्ट्रपति थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। 1971 में भारत पाक युद्ध हुआ, उस टाइम राष्ट्रपति थे VV गिरी और 1975 में आंतरिक अशांति के आधार पर हुआ था, उस टाइम थे फखरुद्दीन अली अहमद। राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 के अनुसार किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल होने पर लगाया जाता है। इसकी अधिकतम सीमा 3 वर्ष तक होती है। फिर हम बात करते हैं वित्तीय आपातकाल, जो अनुच्छेद 360 में है। भारत या उसके अधीन जो भी भाग हैं, यानी जो राज्य हैं, उन पर अगर कोई वित्तीय संकट आता है तो उसमें वित्तीय आपातकाल की घोषणा की जाती है। डॉक्टर राधाकृष्णन राष्ट्रपति बनने से पहले 2 बार उपराष्ट्रपति भी रह चुके थे। डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति थे और डॉक्टर जाकिर हुसैन तथा फखरुद्दीन अली अहमद का निधन उनके कार्यकाल के दौरान ही हो गया था। डॉक्टर जाकिर हुसैन के निधन के पश्चात VV गिरी प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति बने थे तथा फखरुद्दीन अली अहमद की मृत्यु के बाद या निधन के बाद BD जत्ती कार्यवाहक राष्ट्रपति बने थे। M हिदायतुल्लाह जो सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम व एकमात्र मुख्य न्यायाधीश थे,
जो भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति रहे। वीवी गिरी एकमात्र राष्ट्रपति थे जो द्वितीय चक्र की मतगणना के बाद चुने गए थे और सबसे कम मतों के अंतर से भी जीतने वाले राष्ट्रपति भी हैं। नीलम संजीव रेड्डी निर्विरोध चुने जाने वाले एकमात्र राष्ट्रपति है तथा ये सबसे कम उम्र के राष्ट्रपति थे। वीवी गिरी एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति थे जिन्होंने कार्यवाहक राष्ट्रपति का पद त्याग कर राष्ट्रपति चुनाव लड़ा था और वो जीते भी थे। अब हम बात करते हैं ऐसे राष्ट्रपति जो पहले उपराष्ट्रपति नहीं रहे, यानी सीधे ही राष्ट्रपति बने हैं। उनमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे, फखरुद्दीन अली अहमद, नीलम संजीव रेड्डी, ज्ञानी जेल सिंह, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जो भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति भी थी और राजस्थान की ये प्रथम महिला राज्यपाल थी, श्री प्रणब मुखर्जी और श्री रामनाथ कोविंद। अब हम बात करते हैं भारत रत्न से सम्मानित राष्ट्रपति। उनमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राधाकृष्णन जो उपराष्ट्रपति पद पर रहते हुए भारत रत्न से सम्मानित हुए थे, और डॉक्टर जाकिर हुसैन ये भी उपराष्ट्रपति पद पर रहते हुए भारत रत्न से सम्मानित थे, श्री वीवी गिरी और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। अब हम बात करते हैं उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति अनुच्छेद 63 में भारत के उपराष्ट्रपति के पद का उल्लेख है। अनुच्छेद 64 में उसे राज्यसभा का पदेन सभापति बनाया जाता है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, इस कारण उसे वोट देने का अधिकार भी नहीं है। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल सामान्यतः पद ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष तक का होता है, या जब तक यह नया उत्तराधिकारी पद ग्रहण नहीं कर लेता है तब तक वह दूसरी बार भी उपराष्ट्रपति चुना जा सकता है। अब तक 2 उपराष्ट्रपति ऐसे हुए हैं जिन्होंने 2 कार्यकाल पूरे किए हैं। इसमें डॉक्टर राधाकृष्णन व हामिद अंसारी। उपराष्ट्रपति का चुनाव एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा ही होता है, जैसे राष्ट्रपति का ही होता है। लेकिन उपराष्ट्रपति में विधानसभा के सदस्य भाग नहीं लेते हैं। शपथ राष्ट्रपति या नियमित नियुक्त किसी व्यक्ति के समक्ष संविधान की 3री अनुसूची में दिए प्रारूप के अनुसार शपथ लेता है। उपराष्ट्रपति को वेतन राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में मिलता है। राज्यसभा के अध्यक्ष के रूप में उसे मत देने का अधिकार नहीं है, परंतु अगर बराबर मत मिलने पर निर्णायक होता है तो वह निर्णायक मत देता है। उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में 6 महीने से अधिक नहीं रह सकता। उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को ही देता है। राज्यसभा में पारित विधेयकों पर उपराष्ट्रपति के द्वारा ही हस्ताक्षर किए जाते हैं। उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में अनुच्छेद 65 के तहत उसे कार्यवाहक राष्ट्रपति नियुक्त किया जाता है। कृष्णकांत एकमात्र ऐसे उपराष्ट्रपति थे जिनका निधन उनके कार्यकाल के दौरान ही हो गया था। अब हम बात करते हैं महान्यायवादी, जिसका उल्लेख अनुच्छेद 76 में भारत के लिए एक महान्यायवादी के पद का सृजन किया गया है। महान्यायवादी का वेतन राष्ट्रपति के द्वारा तय किया जाता है। भारत का महान्यायवादी सरकार का मुख्य विधि अधिकारी होता है। भारत का महान्यायवादी किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है, किंतु उसे किसी भी सदन में या उसकी समिति में बोलने का अधिकार होता है। यह अनुच्छेद 88 में दिया हुआ है, लेकिन उसको मत देने का अधिकार नहीं होता है। भारत के प्रथम महान्यायवादी MC सीतलवाड़ थे तथा वर्तमान महान्यायवादी
ए के वेणुगोपाल है। धन्यवाद। वंदे मातरम।